नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं अध्याय 4 दीवानों की हस्ती से संबंधित दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 भाग क। तुम्हें किस किस काम को करने में मजा आता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो अलग अलग रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति हर विद्यार्थी को अलग अलग कार्यों को करने में मजा आता है। तो आप अपने विचार यहाँ पर लिखें कि आपको किस कार्य को करने में मजा आता है। ये जो उत्तर मैं लिख रहा हूँ ये सिर्फ मार्गदर्शन मात्र है। आप अपनी तरफ से अपने विचार लिखें। मुझे अपनी कक्षा की पुस्तकों के साथ साथ ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने, खेलने व नए नए स्थानों पर घूमने में मजा आता है। तो यह हर विद्यार्थी की अपनी अलग पसंद हो सकती है, तो इसलिए हर किसी का जो जवाब है वो अलग अलग होगा। भाग ख। इनमें से सबसे ज्यादा मजा तुम्हें किस काम में आता है और क्यों? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो भी आप अपने खुद की पसंद के अनुसार लिखेंगे, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का जो कार्य करने का ढंग है या हर किसी को अलग अलग कार्य में मजा आता है, और क्यों आता है वो भी आपका अलग जवाब रहेगा। फिर भी मैं आपको मार्गदर्शन हेतु यहाँ पर इसका उत्तर लिखकर देता हूँ। दर्शनीय स्थानों की सैर करके या किताबें पढ़कर नए नए स्थानों के बारे में ज्ञान वर्धन होता है, मनोरंजन होता है। वहाँ के मौसम, भाषा, संस्कृति व रहन सहन का पता चलता है। यहाँ पर संस्कृति की बजाय क्या आएगा? संस्कृति आएगा। जैसा कि इस प्रश्न में लिखा कि मुझे दर्शनीय स्थानों की सैर करके बहुत मजा आता है या उनके बारे में किताबें पढ़ करके। तो नए नए स्थानों के बारे में ज्ञानवर्धन होता है, मनोरंजन भी होता है, वहाँ के मौसम, वहाँ की भाषा, संस्कृति व रहन सहन का पता चलता है। तो इसका उत्तर आप अपनी पसंद से भी लिख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2, असफलता शब्द में मूल शब्द असफल है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के मूल शब्द लिखो। जो असफलता शब्द है उसके अंदर मूल जो शब्द है वो है असफल। तो आगे कुछ शब्द दिए गए हैं: स्वच्छंदता, स्वतंत्रता, सामान्यता, ग्रामीणता। इनमें जो मूल शब्द है वो आपको छांटना है। क, स्वच्छंदता, इसमें जो मूल शब्द रहेगा वो स्वच्छंद ता है, जो प्रत्यय उसको हटा देंगे। इसमें मूल शब्द क्या है? स्वच्छंद। स्वतंत्रता में मूल शब्द रहेगा स्वतंत्र। सामान्यता में सामान्य। ग्रामीणता में मूल शब्द ग्रामीण। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3, निम्न शब्दों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करो। क, उर का जो अर्थ होता है हृदय। आपके आने की खबर सुनकर मेरे उर की कलियां खिल गई। उर का अर्थ क्या होता था? हृदय, यानी कि हृदय की कलियां खिल गई। और इसका अगर मूल रूप से हम इसका अर्थ समझे तो होता है खुश होना। उर की कलियां खिलना का अर्थ है हृदय से या मन से खुश होना। ख, उल्लास। उल्लास का अर्थ होता है खुशी। खुशी को, उल्लास शब्द को वाक्य में प्रयोग करें। हमारे देश में होली का त्योहार बड़े उल्लास से मनाया जाता है, या हमारे देश में अनेक त्योहार बहुत ही उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। तो आप किसी भी वाक्य में इस शब्द को प्रयोग करेंगे। ग, स्वच्छंद। स्वच्छंद का अर्थ होता है स्वतंत्र। तो स्वच्छंद शब्द को वाक्य में प्रयोग करके लिखें।
सभी पक्षी स्वच्छंद होकर उड़ना चाहते हैं। स्वच्छंद का अर्थ है स्वतंत्र, तो सभी पक्षी स्वच्छंद होकर या स्वतंत्र होकर उड़ना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 4, कवि ने अपने को दीवाना माना है। दीवाने लोगों में कौन कौन सी विशेषताएं होती है? जो दीवाने होते हैं उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो आपने यहाँ पर लिखना है, जैसा कि हम कविता में भी पढ़ चुके हैं। दीवाने मस्ती, उल्लास और स्वच्छंदता का जीवन जीते हैं। तो वो कैसा जीवन जीते हैं दीवाने? मस्ती, उल्लास और स्वच्छंदता का। वे लोगों में खुशियां बांटते हैं, दुखी व जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहते हैं, यानी कि अपने प्राण तक न्योछावर करने को वो तैयार रहते हैं। प्रश्न संख्या 5, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। इस वाक्य में दो बातें एक साथ बताई हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि दोनों जो बातें बताई हैं हंसे और रोए, तो ये क्या है आपस में? हंसना और रोना आपस में क्या है? विपरीत हैं, उल्टे हैं। इसी तरह अब तुम भी दो वाक्य बनाओ। तो इसी तरह के आपने अपनी तरफ से वाक्य लिखने हैं जिनमें के विपरीत भाव दिखाया गया हो। क, वह आया और चला गया, यानी कि आया और चला गया, तो ये क्या आपस में विपरीत है। ख, बगीचे में कुछ फूल खिले हैं और कुछ मुरझा गए। तो फूल खिलना और मुरझाना क्या आपस में विपरीत होता है। तो चलते हैं अगले वाक्य पर। ग, दो बात कही दो बात सुनी। तो ये भी कहना और सुनना आपस में क्या है? विपरीत हैं। तो इस प्रकार आप अपनी पसंद से कोई अन्य वाक्य भी यहाँ लिख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित भावार्थ को ध्यान से पढ़ो और पाठ में दी गई कविता की उन पंक्तियों को छांटो जिनका अर्थ इनसे मिलता जुलता है। तो हम समझते हैं कि प्रश्न क्या है। अर्थ, हम किस तरफ आगे बढ़ गए यह प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ना है इसलिए निकल पड़े। यदि हमने संसार का कुछ प्राप्त किया तो उसके बदले हमने भी संसार को थोड़ा बहुत दिया और फिर आगे बढ़ गए। तो ये कविता की पंक्तियों का अर्थ दिया गया है और ये कौन सी पंक्तियों का अर्थ है उनको हमने ढूंढ करके यहाँ पर लिखना है। पंक्तियां हैं जैसे कविता में, अगर हम चलें एक बार कविता को देखें, जो कविता की पंक्तियों का अर्थ दिया गया है, आइए कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढते हैं। ये कविता है अपनी पाठ्य पुस्तक में दीवानों की हस्ती। तो इसमें उस अर्थ से संबंधित जो पंक्तियां हैं वो ये हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो ये पंक्तियां हमने कविता में ढूंढ ली है, आप इनको दिए गए स्थान पर लिखेंगे। ये आप कविता में से उन पंक्तियों को यहाँ पर लिखेंगे। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं, उसमें क्या पूछा गया है। यह भी ऊपर वाले प्रश्न जैसा है। कविता की पंक्तियों का अर्थ दिया गया है। अर्थ, हमने खुशी और गम को एक समान मानकर सहन कर लिया है। तो इससे संबंधित कविता में जो पंक्तियां हैं पहले हम उनको ढूंढते हैं।
ये हैं कविता में दी गई पंक्तियां। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो इन्हीं पंक्तियों को आप वहां पर दिए गए स्थान पर अवश्य लिखें। तो आप दी गई जगह पर कविता की ये पंक्तियां साफ सुथरे लिखें। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम शब्द कविता से ढूंढकर लिखो। ये जो शब्द दिए गए हैं इनके विलोम शब्द हमें कविता में से ढूंढने हैं और फिर यहाँ पर लिखने हैं। तो शब्दों को एक बार पढ़ लेते हैं। क उजड़ना, ख पराधीन, ग सफलता, घ अपना। तो उजड़ना का विलोम शब्द है कविता में आबाद रहें। पराधीन का अर्थ है विलोम शब्द रहेगा कविता के अनुसार स्वच्छंद। ग सफलता, सफलता का विलोम है असफलता। और घ अपना, अपना का विलोम है पराया। तो आप ये कविता में से छांट कर यहां पर लिखेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8। गुरु नानक अपने शिष्यों सहित घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। ग्रामवासियों ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, उनके उपदेशों को ध्यान से सुना। दूसरे दिन गुरु नानक चलने लगे तो ग्रामवासियों ने विनती की, गुरु नानक आशीर्वाद प्रदान करते जाइए। गुरु नानक जी बोले, उजड़ जाओ। शिष्यों ने सुना तो दंग रह गए पर बोले कुछ नहीं। कि यह बात सुनकर के शिष्य हैरान रह गए, दंग रह गए कि ये गुरुजियों ने कैसा आशीर्वाद दिया। शाम होते होते वे दूसरे गांव जा पहुंचे। इस गांव में अधिकतर लोग उद्दंड किस्म के थे। उद्दंड भी शरारती, हुड़दंग करने वाले या निकम्मे लोग। उन्होंने गुरु नानक का खूब तिरस्कार किया। कटु वचन तो कहे ही, शिष्यों से लड़ने झगड़ने पर भी उतारू हो गए। गुरु नानक जी ने रात्रि विश्राम वहीं किया। सुबह जब रवाना होने लगे तो हंसते हुए बोले, सभी यहीं आबाद रहो। शिष्यों ने सुना तो आश्चर्यचकित रह गए। दोबारा से शिष्यों ने सुना तो वो आश्चर्यचकित रह गए। एक शिष्य से नहीं रहा गया। वह पूछ बैठा, भगवान आपने बड़े ही विचित्र आशीर्वाद दिए हैं। स्वागत करने वालों को तो आपने उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया और तिरस्कार यानी कि अपमान करने वालों को आबाद रहने का, इसका क्या रहस्य है? गुरु नानक मुस्कुराते हुए बोले, सज्जन उजड़ेंगे तो वे जहां भी जाएंगे अपनी सज्जनता के बल पर उत्तम वातावरण बना लेंगे। यानी सज्जन व्यक्ति अगर अपने स्थान से उजड़ता है तो वो जहां भी जाएंगे वहां पर अच्छाइयां ही फैलाएंगे। पर दुर्जनों का तो एक ही जगह बसे रहना ठीक है। यानी कि जो बुरे व्यक्ति है वो तो जहां भी हैं उसी जगह पर बसे रहें तो अच्छी बात है, ताकि और दूसरी जगहों पर बुराइयां ना फैले। अब इससे संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं आइए उनको हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या क, गुरु नानक ने उजड़ जाओ यह आशीर्वाद क्यों दिया? सज्जन उजड़ेंगे तो वे जहां भी जाएंगे
अपनी सज्जनता के बल पर उत्तम वातावरण बना लेंगे, इसलिए उन्हें उजड़ने का आशीर्वाद दिया। जैसा कि हम ऊपर गद्यांश में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने क्या बोला, सज्जन उजड़ेंगे तो जहां भी जाएंगे सज्जनता के बल पर उत्तम वातावरण बना लेंगे। यानी कि अच्छे व्यक्ति अगर अपने वर्तमान स्थान से उजड़ते हैं तो वो जहां भी जाएंगे अपनी सज्जनता के बल पर वहां पर अच्छाइयां ही फैलाएंगे। ख, दीवाने लोगों को और दूसरों का भला करने वाले व्यक्तियों को हमेशा क्यों चलते रहना चाहिए? तो दीवाने लोगों को और दूसरों का भला करने वाले व्यक्तियों को हमेशा क्यों चलते रहना चाहिए? जैसा कि आप कविता को पढ़ करके और इस गद्यांश को पढ़ करके समझ गए होंगे कि उनका चलते रहना बहुत अच्छी बात है। तो आइए उत्तर को लिखते हैं। ताकि ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कर सकें, वे अच्छाई, भलाई व जागरूकता पूरे संसार में फैला सकें। जो दीवाने लोग हैं और जो अच्छे लोग हैं वो चलते रहें, ज्यादा से ज्यादा जगहों पर वो जाते रहें और अपनी अच्छाइयाँ, भलाई और जागरूकता या अच्छाई का संदेश वो ज्यादा से ज्यादा स्थान पर या पूरी दुनिया में फैला सके। इसलिए कहा है कि उनका चलते रहना ही अच्छी बात है। ग, कविता से उन पंक्तियों को चुनकर लिखो जिसमें उजड़ने व बसने का भाव आया हो। तो इसके लिए आप पुनः अपनी पाठ्य पुस्तक में से कविता को देख। तो ये है कविता की पंक्तियां बसने और उजड़ने से संबंधित। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो ये बहुत ही अच्छी कविता है, भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी हुई। आप इन्हीं पंक्तियों को अपने उत्तर के रूप में लिखेंगे। आइए हम लिखते हैं अपना उत्तर। तो यहाँ पर आप कविता की उन पंक्तियों को लिखें। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आइए चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। नीचे सारणी में 3 खाने हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान और भविष्य काल वाले खाने में जो बात लिखी गई है उसे भूतकाल और भविष्य काल वाले खाने में अलग अलग तरह से लिखना शुरू किया गया है। तुम उसे पूरा लिखो। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्तमान काल वाले खाने में जो बात लिखी गई है, जो वाक्य लिखे गए हैं वो पूरे लिखे गए हैं। भूतकाल और भविष्य काल में वाक्यों को अधूरा लिखा गया है, उन्हें आपको पूरा करना है। और पूरा करने के लिए आप वर्तमान काल में दिए गए वाक्यों को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आप उनको भूतकाल और भविष्य काल के अनुसार बदलकर लिखेंगे। पहले हम वर्तमान काल को पढ़ लेते हैं। सच तो यह है कि साथ रहते हैं तब भी दुश्मन माने जाते हैं, अलग हैं तब भी दुश्मन हैं। दुश्मनी का माहौल जैसे सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। हमें अपने वतन पर नाज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे देखते हैं भूतकाल में। सच तो यह था। हम वर्तमान में क्या देख रहे हैं? सच तो यह है। इसको किस में बदल दिया? था, यानी भूतकाल में बदल दिया है। कि साथ रहते थे, यहाँ पर हैं तो इसको थे में बदल दें। तब भी दुश्मन माने जाते हैं, तो यहाँ तब भी दुश्मन माने जाते थे। तो इस प्रकार ज्यादा समय न लगाते हुए मैं इसको लिख करके दिखाता हूँ, आप भी इसको पढ़ते रहें और भूतकाल में और फिर यहाँ पर भविष्य काल में बदलते रहें। तो आगे मैं लिखता हूँ और उसको पढ़ करके सुनाता हूँ। अलग हैं तो क्या हो जाएगा? अलग थे। तब भी दुश्मन है तो तब भी दुश्मन थे। दुश्मनी का माहौल जैसे सच्चाई है, दुश्मनी का माहौल जैसे सच्चाई थी। बाकी सब झूठ है तो बाकी सब झूठ था। हमें अपने वतन पर नाज है, हमें अपने वतन पर नाज था।
मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक था। तो सभी वर्तमान के वाक्यों को भूतकाल में बदल दिया है। अब आप इन्हीं वर्तमान काल के वाक्यों को भविष्य काल में बदलेंगे। आइए बदलकर इनको लिखते हैं। सच तो यह होगा कि साथ रहते होंगे। तो सच तो यह है का क्या हो जाएगा? होगा। कि साथ रहते होंगे, यहां पर हैं तो होंगे। तब भी दुश्मन माने जाते हैं, यहां पे है तब भी दुश्मन माने जाते हैं, तो यह तब भी दुश्मन माने जाते होंगे। आगे हम पढ़ते हैं और उनको लिखते हैं। तब भी दुश्मन है, तो दुश्मन अलग हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा? अलग होंगे। आगे है तब भी दुश्मन है, तो तब भी दुश्मन होंगे। आगे है दुश्मनी का माहौल जैसे सच्चाई है, तो दुश्मनी का माहौल जैसे सच्चाई होगी। बाकी सब झूठ है, बाकी सब झूठ होगा। हमें अपने वतन पर नाज है, हमें अपने वतन पर नाज होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा या होगा। तो ये इस प्रकार हमने वर्तमान काल को भूतकाल और भविष्य काल में बदलकर यहां पर लिख देना है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10, चित्र देखकर कहानी लिखो। तो यहां पर दो चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को ध्यान से देखना है और जो भी आपको समझ में आता है तो इन चित्रों से संबंधित कहानी लिखेंगे। जैसे कि पहले चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि आसमान की तरफ से कोई हाथी उड़ता हुआ जमीन की तरफ, खेतों की तरफ आ रहा है और यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसे हम किसान कह सकते हैं, वो उस हाथी को जमीन की तरफ आते हुए देख रहा है। दूसरा जो चित्र है उसमें हम क्या देखते हैं कि वो हाथी आसमान की तरफ वापस उड़ रहा है और उसकी पूंछ को पकड़े हुए कई बच्चे लटके हुए हैं। जैसे कई बच्चों ने उसकी पूंछ को पकड़ रखा है और हाथी उन बच्चों को अपने साथ लिए आसमान की तरफ उड़ रहा है। यहाँ पर दिखाया गया है आसमान को। तो आइए इससे संबंधित अपने विचारों को कल्पना के रूप में यहाँ पर लिखते हैं। आपको भी जो समझ में आए अपने विचारों को यहाँ पर अपने ढंग से लिखें। मैंने इस कहानी को आपके मार्गदर्शन हेतु इस प्रकार से लिखा है। आइए पढ़ते हैं। एक किसान था, उसे एक रात अजीब सा सपना आया। यानी कि ये किसान है, इसको किसी रात एक अजीब सा सपना आता है और उस सपने में वो क्या देख रहा है? सपने में उसने देखा कि वह खेत में काम कर रहा है। जैसे कि ये सपने में दिखाई दे रहा है तो उसी प्रकार चित्र दिखाया गया है कि वो खेत में काम कर रहा है। तभी आसमान से उड़ता हुआ एक हाथी खेतों यानी धरती में उतर रहा है, धरती की तरफ उतर रहा है, भाई खेतों में उतर रहा है। दूसरे चित्र को देखें। थोड़ी देर में वह देखता है कि, अब दूसरे चित्र के बारे में लिखा है, थोड़ी देर में वह देखता है कि हाथी की पूंछ पकड़कर बहुत सारे बच्चे लटके हुए हैं। ये हाथी की पूंछ को पकड़कर बहुत सारे बच्चे लटके हुए हैं और हाथी वापस आसमान की ओर उड़ रहा था। अचानक किसान की नींद खुल गई और सपने को याद करके पहले वह हैरान हुआ और फिर हंसने लगा। तो आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी आज की कक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल शिक्षा सहायक को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करते रहें ताकि हम भविष्य में भी आपके लिए बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें और आपके पास भेजते रहें। और साथ में बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हम जब भी नई वीडियो लेकर आएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो को देखकर उसका लाभ उठा सकें। आप अंत तक हमारे वीडियो पर बने रहे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद,
जय भारत।